स्वागत है आपका शिखर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। तो अगर हम गंगा नदी की बात करें तो धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है। ठीक है। और अगर हम गंगा नदी की बात करें तो ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है। और जो इसका प्रवाह तंत्र है वो भी सबसे बड़ा है। ठीक है। तो गंगा नदी तो सबसे बड़ी है, साथ में इसका प्रवाह तंत्र भी सबसे बड़ा है। पहले हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं गंगा नदी के लिए, वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हम मैप की सहायता से भी गंगा नदी को और उसकी सहायक नदियों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं ना गंगा रिवर सिस्टम। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो वो गंगा नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर है। अगर हम शॉर्टकट में याद करें तो 25-25। ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 25-25। उसके बाद में हम बात करेंगे जो ये गंगा नदी है ये कितने देशों से होकर बहती है। ठीक है। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो भारत में उत्तराखंड से होता है। तो ये सबसे पहले तो कहाँ जाती है, उत्तराखंड से निकलती है। ओरिजिन होता है इसका उत्तराखंड से। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में एंटर करती है। बिहार के बाद ये झारखंड जाती है और झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल से जाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ, भारत से, और गए कहाँ, बांग्लादेश। तो दो देशों से होकर ये नदी गुजरती है, एक तो भारत और दूसरा बांग्लादेश। अब अगर पूछा जाए कि ये जो गंगा नदी है ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो इसका उद्गम होता है, ओरिजिन होता है गंगा का, वो कहाँ से होता है तो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से। ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ जाती है, एक तो हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश के बाद ये कहाँ जाती है तो उत्तर प्रदेश के बाद ये जाती है बिहार, बिहार के बाद ये जाती है झारखंड, झारखंड के बाद जाती है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसलिए टोटल कितने राज्य हुए, 5 राज्य हुए, और ये 5 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है। गंगा भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है तो 5 राज्यों से। एक तो उत्तराखंड, फिर जाती है उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब ये जो गंगा नदी है इसको 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया तो 2008 में। ये देखिए तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, गंगा नदी को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। तथा गंगा नदी में जो डॉल्फिन नाम की मछली पाई जाती है ना, तो उसको क्या किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित कर दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। कि इसको सन पूछ लिया जाता है कि भारत में जो है वो राष्ट्रीय नदी जो है गंगा है उसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया तो 2008 में, और राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है तो गंगा डॉल्फिन है। ठीक है। आगे वाला पॉइंट पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं, इस नदी की एक खासियत है कि ये जो गंगा नदी है ये सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर है, मतलब स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। ठीक है। इसके जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। ठीक है। और इसकी मान्यता बहुत है, माता के समान मानते हैं, पूजनीय है ये नदी। ठीक है। तो क्या है कि जब हम लोग नहाने जाते तो ऐसा बोलते हैं ना, कोई पाप किया होगा तो वहाँ आप गंगा में नहाएंगे तो धुल जाएंगे। और जब भी हम लोग वहाँ नहाने जाते हैं तो क्या होता है, हर कोई वहाँ से जल लेके आता है। ठीक है। डिब्बों में या फिर क्या होता है बॉटल्स में लेके आते हैं। तो आप देखते होंगे कि कोई भी पूजा होती है बिना गंगा जल के पूर्ण ही नहीं होती, हर कहीं उसका यूज किया जाता है। लेकिन आपने ये चीज़ देखी होगी कि हम कब ला के रखते हैं और कितने दिनों तक ये वैसा का वैसा ही रखा रहता है, मतलब इसमें कोई कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसको सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर भी कहा जाता है कि ये स्वतः स्वच्छ होती है। अब आगे वाला पॉइंट हम देख लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है गंगा नदी के बारे में। लिखा है यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित। देखो उत्तराखंड तो राज्य है, अब राज्य में कहाँ से निकलती है तो एक उत्तरकाशी जिला है वहाँ पर। ठीक है। उत्तरकाशी जिले में
क्या स्थित है? गंगोत्री हिमनद स्थित है। ठीक है, अब गंगोत्री हिमनद से ही भागीरथी नाम से निकलती है गंगा। ठीक है, ये अब कहीं कहीं पे आप लोग गोमुख भी देखते होंगे कि मतलब गोमुख लिखा हुआ है, तो गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है या गोमुख से? तो मतलब ये जो हिमनद है, हिमनद तो बड़ा है, ठीक है, पूरा बहुत ज़्यादा बर्फ का जो पहाड़ जैसा है ये हिमनद है, ठीक है, लेकिन ये तो पूरे का नाम है गंगोत्री, लेकिन यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक जगह का नाम है गोमुख। ठीक है, ऐसे कोई जगह होगी उसका नाम है गोमुख, तो वहीं से ये नदी निकलती है। तो आपसे जो पूछा जाए वो आपको बताना है। अगर ऑप्शन में गंगोत्री हिमनद दिया है तो वो आपको बताना है, वरना फिर अगर गोमुख दिया है तो आपको गोमुख बताना है। अब यहाँ पर आपने एक पॉइंट देखा कि ये उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नाम से निकलती, तो ये बात तो हमको पता चल गई कि ये भागीरथी नाम से निकलती है, लेकिन सब लोग तो बोलते हैं कि गंगा नदी का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद से होता है, लेकिन यहाँ तो इसका नाम भागीरथी है, तो इसका नाम गंगा कब पड़ता है? ये गंगा कहाँ से इसको हम कहने लगते हैं? तो ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए ये गंगोत्री हिमनद है, कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये अलकनंदा नदी है, कहाँ से निकलती है? सतोपंथ हिमालय से। अगर जगह की बात करें तो बद्रीनाथ, यहाँ पे लिख देती हूँ बद्रीनाथ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी फेमस है कि ये जो अलकनंदा नदी है या फिर बद्रीनाथ है, ऐसे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो बद्रीनाथ है वो किस नदी के तट पर है? तो अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो स्थान का नाम तो बद्रीनाथ हो गया, अगर वैसे पूछा जाए हिमालय से तो सतोपंथ हिमालय से। ठीक है, तो देखिए ये भागीरथी नदी है। ठीक है, भागीरथी आपने पर्यायवाची पढ़ेंगे, गंगा का ही पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऐसे मानते हैं कि जो ये गंगा नदी है ये भागीरथी नाम से ही गंगोत्री से निकलती है। पूछ भी लिया जाता है एग्जाम्स में कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो सीधा गंगोत्री हिमनद से। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं रियल में, क्योंकि वहां से तो ये भागीरथी नाम से निकलती है, और हम तो गंगा पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो ये भागीरथी नदी है, ठीक, कहाँ से निकली? तो गंगोत्री हिमनद से या फिर गोमुख से, जो भी आप कह सकते हैं। तो ये यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ से अभी ये भागीरथी नाम से ही आ रही है। ओके, अब इधर से आप देख सकते हैं जो सतोपंथ हिमानी है, ठीक है, या सतोपंथ ग्लेशियर जो है, वहां से एक और नदी निकल रही है। कौन सी? तो वो है अलकनंदा। ये अलकनंदा बहती हुई आ रही है, यहाँ 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 मिलेगी आपकी, किससे? भागीरथी नदी से। लेकिन जो अलकनंदा नदी है भागीरथी नदी से मिलने से पहले अलकनंदा नदी में कुछ नदियां आकर मिलती हैं, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उनको भी हम पढ़ लेते हैं। ज़्यादातर एग्जाम्स में आ जाता है क्वेश्चन, ये पंचप्रयाग जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो पहले तो हम अलकनंदा में कौन सी नदियाँ मिलती हैं उनके बारे में देख लेते हैं, फिर हम इसकी बात करेंगे। तो ये अलकनंदा नदी थी, सतोपंथ हिमानी से इसका ओरिजिन हो रहा था, ये आ रही है। तो सबसे पहले इसमें एक नदी मिली आकर के, धौली गंगा। ठीक है, कौन सी नदी मिली? धौली गंगा। किस में मिली? अलकनंदा में। तो धौली गंगा और अलकनंदा नदी जब मिली तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। ठीक है, जहाँ पर ये नदियाँ मिली उस स्थान को हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नंदाकिनी की। नंदाकिनी और अलकनंदा जब मिले तो इसको हम क्या कहने लगे? नंद प्रयाग। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पिंडार नदी की, या पिंडार गंगा भी आपको देखने को कई जगह पे मिलता है। तो जो ये पिंडार नदी है ये जब मिलती है अलकनंदा में तो क्या बनता है? बनता नहीं है जब मिलती है, कहाँ मिलती है? तो कर्णप्रयाग में। इसको हम कर्णप्रयाग, उस जगह को नाम दिया गया क्या? कर्णप्रयाग, जहाँ पे पिंडार नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं। आगे लिखा है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? रुद्रप्रयाग में देख सकते हैं ये इधर से नदी आ रही है मंदाकिनी। जब मंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं तो उस स्थान को हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। ये नदी जो मंदाकिनी नदी है केदारनाथ से आती है, वहां पे कोई ग्लेशियर वगैरह है, पर्टिकुलर नाम मतलब स्थान का ही नाम पूछ लेते हैं कि क्या है, तो केदारनाथ। ठीक है, तो वहीं से ये मंदाकिनी नदी आती है और कहाँ मिलती है? आके अलकनंदा में। नाम क्या वहां पर बनता है? रुद्रप्रयाग। अब हम लास्ट में बात करेंगे, फिर ये गंगा नदी यहाँ से आ रही थी, मतलब भागीरथी नदी, ठीक है,
और इधर से ये अलकनंदा आ रही थी। अलकनंदा में भी बहुत सारी सहायक नदियां मिली। कितनी मिली? 4 सहायक नदियां मिली। सबसे पहले धौली गंगा, उसके बाद नंदाकिनी, फिर पिंडार, फिर मंदाकिनी। ये दोनों अलग हैं, ध्यान रखिएगा, नंदाकिनी और मंदाकिनी। उसके बाद क्या होता है, भागीरथी नदी में आकर के अलकनंदा नदी मिल जाती है और उस स्थान को हम कहते हैं देवप्रयाग। अब देवप्रयाग में जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, फिर ये क्या होता है, एक धारा के रूप में चलने लगती हैं। अभी तो गंगा नदी 2 धाराओं में बटी है, क्योंकि इन दोनों के मिलने से ही गंगा नदी बनती, तो ये 2 धाराओं में बटी। लेकिन जब ये देवप्रयाग में मिलती है तो क्या होता है, ये एक धारा के रूप में बहने लगती है और इसको हम बोलते हैं गंगा। यहाँ से इसका नाम पड़ता है क्या, गंगा। ठीक है, तो ये एक बार इधर देख लेते हैं। धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ मिलते हैं, तो विष्णुप्रयाग में। नंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलते हैं, नंदप्रयाग में। देखिए अलकनंदा तो सबका ही कॉमन ही है। ठीक है, आपको बस ये नदियां याद कर लेनी है क्रम से, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी। ठीक है, और भागीरथी तो वैसे भी आप जानते हैं, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा मिलेंगे तभी तो हम गंगा कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि धौली गंगा अलकनंदा मिले तो विष्णुप्रयाग में, नंदाकिनी अलकनंदा कहाँ, नंदप्रयाग में। नंदाकिनी लिखा है तो नंदप्रयाग याद रहेगा। पिंडार प्लस अलकनंदा जब मिले तो क्या हुआ, कर्णप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा जब मिले उस स्थान को हम क्या कहते हैं, तो रुद्रप्रयाग। और सबसे फेमस क्या है, भागीरथी और अलकनंदा मिले तब हम इसको बोलते हैं गंगा नदी जब मिलकर चलती है। और कहाँ मिले, तो देवप्रयाग में, मतलब देवताओं का स्थान, क्योंकि गंगा नदी को तो वैसे देवताओं में ही गिना जाता है ना, क्योंकि वो पूजनीय है, हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए क्या है कि इसको देवप्रयाग कहा गया। तो बस आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी किन 2 नदियों के संगम से मिलती है, तो भागीरथी और अलकनंदा। और ये कहाँ मिलती है नदियाँ, तो कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। या फिर ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि देवप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है, तो भागीरथी और अलकनंदा। इस तरह से इन 5 में से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम मैप में भी डिस्कस करने वाले हैं कि गंगा नदी जब आगे चलती है फिर उसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ भी मिलती हैं, कौन कौन सी मिलती हैं, वो कहाँ से आती हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम स्लाइड की सहायता से गंगा नदी तंत्र को देखते हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में अब हम चित्र की सहायता से पढ़ेंगे। पिछले भी देखा था, जब भी मैंने बनाया था, पिछला चित्र जो बनाया था उसमें मैंने आपको ये पूरा बताया था कि ये जो गंगा नदी है, कहते हैं ना कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। बोलते हैं कि जो भागीरथी है वो भी इसका पर्यायवाची होता है ना, तो ये दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं रियल में, क्योंकि गंगा नदी जो है वो तो 2 धाराओं के मिलने से बनी है, एक तो अलकनंदा और दूसरा भागीरथी। ठीक है, तो इसमें और भी सहायक नदियाँ जो मिलती हैं उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, बनाया था अभी मैंने, वो मैंने रफ कर दिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा घिचपिच ना हो नहीं बनाया है। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी आती है, सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा आती है, और जब ये यहाँ पर मिलती है, कहाँ मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब ये नदी, ये दोनों धाराएं मिलती हैं तब एक धारा में बहने लगती हैं और उस धारा को हम कहते हैं गंगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसकी सहायक नदियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी सहायक नदी है, सहायक नदी देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो गंगा नदी यहाँ से आती है, फिर ये यहाँ से बहती हुई उत्तराखंड में ही सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में। इसीलिए देखिए मैंने पॉइंट बनाया, यहाँ पे हरिद्वार लिखा है, क्योंकि वहाँ से बहते हुए ये सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है, हरिद्वार में। और हरिद्वार कैसा है, मैदानी क्षेत्र है। तो अभी तक तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में बह रही थी, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि गंगा नदी सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में कहाँ बहती है, तो सबसे पहले हरिद्वार में। अब इसकी सबसे पहली सहायक नदी की बात करेंगे हम। सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो रामगंगा है। रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड से निकलती है, और कहाँ मिलती है आकर के, तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज है, कन्नौज में ये नदी गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, यहाँ तक तो उत्तराखंड खत्म, पढ़ लिया हमने। यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, उत्तर प्रदेश। तो
उत्तर प्रदेश में सबसे पहली सहायक नदी गंगा नदी की रामगंगा, जो कि कन्नौज में मिलती है आकर के गंगा नदी से, और कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब हम इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी की बात करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो यमुना नदी है। आप देख सकते हैं कि सारी नदियां जो है वो छोटी हैं, और ये सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है किसकी? गंगा नदी की सहायक नदी। तो ये कहाँ से निकलती है? ये भी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, और ये यमुनोत्री हिमानी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ये यहाँ से निकलती हुई आती है, लेकिन गंगा नदी में मिलने से पहले इसमें कुछ और सहायक नदियां मिलती हैं। वो कौन सी हैं? तो एक तो है चंबल, बेतवा के। चंबल नदी जो है वो इंदौर से निकलती है। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और बेतवा नदी जो है वो विंध्य पर्वत से निकलती है। विंध्य पर्वत कहाँ है? तो वो भी मध्य प्रदेश में है। केन नदी जो है वो कैमूर पहाड़ी से निकलती है। कैमूर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो वो भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ये जो तीनों नदियां हैं, ये अगर राज्य की बात करी जाए तो तीनों नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं। बस आपको ये याद रखना है। इंदौर से निकलती है चंबल नदी, और बेतवा जो है वो विंध्य पर्वत से, केन जो है वो कैमूर पहाड़ी से निकलती है और जाकर के यमुना नदी में मिलती है। फिर ये यमुना नदी जो है ये इन तीनों का जल लेकर के कहाँ मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। जाकर के कहाँ पर मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। यहाँ पर गंगा नदी जो यमुना नदी है वो गंगा नदी से प्रयागराज में जाकर मिलती है। ठीक है, जिस तरह से गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, उसी प्रकार यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल है। ठीक है, मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, सीधा मैप से हम लोग पढ़ रहे हैं। आप भी मैप से पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना अच्छे से हमें मैप से समझ में आएगा उतना पढ़ने में मजा नहीं आएगा। मतलब एक बार अगर हमने मैप को अच्छे से पढ़ लिया और अपने दिमाग में बैठा लिया तो कभी भी हम भूलेंगे नहीं, इसलिए हम लोग मैप से ही पढ़ेंगे। अब हम आगे बात करेंगे गोमती नदी की। ठीक है, जो गोमती नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील कहाँ स्थित है? तो पीलीभीत में स्थित है। ठीक है, और पीलीभीत कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है? बाकी जितनी नदियां हैं वो तो पर्वतीय क्षेत्रों से निकल रही है, लेकिन ऐसी कौन सी नदी है जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है? मतलब कि समतल भाग से कौन सी नदी निकलती है? तो वो है गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी जो है वो समतल क्षेत्र से निकलती है या फिर मैदानी क्षेत्र से। ठीक है, और कहाँ मिलती है यहाँ पर गोमती नदी? तो यहाँ पर देखिए, गोमती नदी जो है वो गाजीपुर में मिलती है आकर। गाजीपुर गोमती नदी, देखो गा से गोमती, गा से गाजीपुर। जो गोमती नदी है वो गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है। आगे हम बात करेंगे घाघरा नदी की। अब आप देख सकते हैं यहाँ से उत्तर प्रदेश स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे उत्तर प्रदेश खत्म। उत्तर प्रदेश के बाद नदी कहाँ जाती है? तो बिहार में एंटर करती है। अब हम बात करेंगे इधर, तो बिहार में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है आकर? तो घाघरा नदी है। जो घाघरा नदी है वो कहाँ से निकलती? तो ये जो नदी है ये नेपाल से आती है। ठीक है, और कहाँ पर मिलती है आकर गंगा नदी से? जो घाघरा नदी है वो छपरा के पास मिलती है। कहाँ पर मिलती है आकर? तो छपरा के पास घाघरा नदी गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम सोन नदी। ठीक है, जो सोन नदी है वो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो सोन नदी है ये इसी पहाड़ी से निकलती है और मिलती कहाँ है जाकर? तो आप देख सकते हैं जो सोन नदी है वो पटना में मिलती है जाकर। कहाँ मिलती है? तो पटना में, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, पटना में ये नदी मिलती है जाकर के। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है? कि ऐसी कौन सी नदी है जो सीधा गंगा से मिलती है? किस तरफ से? तो दाएं तरफ से। मतलब दाएं तट से ऐसी कौन सी नदी है जो कि गंगा नदी से सीधा मिलती है या सीधा अपना जल गंगा नदी में गिराती है? तो वो नदी है सोन। ठीक है, बाकी जो दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं वो देख रहे हैं कि डायरेक्ट गंगा नदी में नहीं मिल रही हैं, जैसे चंबल, बेतवा और केन। ये सभी पहले तो यमुना नदी में मिलती है, फिर यमुना
नदी इनका जल लेकर जाती है तब गंगा नदी में मिलती है, लेकिन जो सोन नदी है वो सीधा अपना जल गंगा नदी में गिराती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया। अब आगे हम बात करेंगे गंडक नदी और कोसी नदी की। गंडक, कोसी, ये जो तीनों नदियां हैं, एक तो घाघरा, गंडक और कोसी, ये तीनों नदी जो है ये नेपाल से ही आती है। ठीक है, जो गंडक नदी है वो कहाँ मिलती है आकर गंगा नदी से? जो गंडक नदी है वो सोनपुर में मिलती है। कहाँ? तो सोनपुर में आकर के मिलती है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सोनपुर में, स्पेस थोड़ा कम है। सोनपुर में आकर के मिलती है गंगा नदी से। ठीक है, सोनपुर कहाँ है? तो ये हम बिहार में तो पढ़ ही रहे हैं, तो सोनपुर बिहार में पड़ता है। अगर हम बात करें कोसी नदी की, जो कोसी नदी है वो कहाँ मिलती है? तो भागलपुर में मिलती है। कोसी नदी कहाँ मिलती है? तो भागलपुर में। भागलपुर कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया से बिहार की सीमा समाप्त। अब ये जो नदी है तो 5 राज्यों से होकर बहती है। तो हमने पढ़ा उत्तराखंड में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद इसने कहाँ एंटर किया? बिहार में। अब बिहार के बाद ये कहाँ जाएगी? तो झारखंड में। गंगा नदी का कुछ भाग जो है वो झारखंड से होकर बहता है। झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में एंटर करती है। तो हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में ये जो नदी है, ये महानंदा नदी महत्वपूर्ण भी है और प्रसिद्ध भी है। ठीक है, जो महानंदा नदी है ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और फरक्का बैराज के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, फरक्का बैराज के पास गंगा नदी में ये देखिए यहाँ पर मिल जाती है। ये फरक्का बैराज जो है ये किस जिले में है? तो मालदा जिले में। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। कई बुक्स में भी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे तो लिखा हुआ है कि ये जो महानंदा नदी है ये कहाँ मिलती है? तो फरक्का बैराज के पास। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि मालदा में मिलती है। ठीक है, तो मालदा मतलब मालदा जिले का नाम है। ठीक है, और फरक्का बैराज तो फरक्का बैराज ही है। इसके बाद ये फरक्का बैराज से ही क्या होती है? गंगा नदी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। कितने? 2 भागों में बढ़ जाती है, 2 धाराओं में बढ़ जाती है, वितरित हो जाती है। आप देख सकते हैं कि गंगा नदी चली भी तो 2 भागों से ही थी ना। एक तो इसका नाम था भागीरथी, दूसरे का नाम था अलकनंदा, फिर ये एक में आई, लेकिन जब गिरने वाली है उससे पहले फिर ये क्या हुई? 2 धाराओं में वितरित हो गई। एक धारा का नाम क्या है? फरक्का बैराज से ये क्या है? 2 धाराओं में बट गई। और एक धारा का नाम हो गया पद्मा नदी और दूसरी का नाम हो गया हुगली नदी। जो ये एक धारा है हुगली नदी जिसको बोलते हैं, ये तो कहाँ गई? पश्चिम बंगाल में गई। कहाँ गई? तो पश्चिम बंगाल में। एक एक पॉइंट आप लोग आराम से पढ़िएगा ताकि सब कुछ समझ में आए, और मैप से ही पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और हमेशा हमेशा याद रहे, कभी भी आप ना भूलें। और उसके बाद इसकी जो ये दूसरी धारा है पद्मा नदी, ये कहाँ जाती है? ये जाती है बांग्लादेश में। कहाँ जाती है? बांग्लादेश में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये हुगली नदी, ये जो 2 धाराएं वितरित हुई, इसकी जो एक धारा है हुगली, तो उसमें क्या है कि एक सहायक नदी और मिली। वो कौन सी है? दामोदर है। देख सकते हैं आप, ये मिली आके किससे? हुगली नदी से। ठीक है, ये जो दामोदर नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो छोटा नागपुर के पठार से होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी बात तो हो गई। अब एक नदी और आती है, उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जब प्रवेश करती है कहाँ? बांग्लादेश में, तब उसका भी नाम बदल जाता है। उसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। ठीक है, ये गंगा की मुख्य धारा है। जो पद्मा नदी है ये गंगा की मुख्य धारा है। ठीक है, और जैसे गंगा नदी का नाम बदल गया जब ये 2 धाराओं में वितरित हुई, इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र का भी नाम बदल गया और क्या हो गया? जमुना। जमुना भी किस में आकर मिलती है? पद्मा में आकर मिलती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अलग से बना देते हैं। देखिए यहाँ से गंगा आ रही थी, ठीक है, और ये 2 धाराओं में वितरित हो गई। इसका नाम तो हो गया पद्मा, और ये दूसरी धारा का नाम क्या हो गया? हुगली। हुगली। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें तो पद्मा पढ़ना है, क्योंकि इसी में वो नदियां आकर मिलेगी।
जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी जब बांग्लादेश में आती है तो उसका नाम बदल जाता है और क्या हो जाता है जमुना। तो ये जो जमुना नदी है ये भी इधर से आती है और इससे मिलती है आकर के पद्मा नदी से, ठीक है। इसके बाद एक और नदी है बांग्लादेश में, उसका नाम क्या है, मेघना नदी। फिर ये दोनों धाराएं चलती हैं इधर थोड़ा, फिर आती है एक मेघना नदी, वो भी आकर के मिल जाती है। जब ये तीनों धाराएं एक साथ में चलती हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, मेघना, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको, कुछ ज्यादा टफ तो है नहीं, इसलिए मैंने एक में नहीं बनाया क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, ऊपर से इतनी घिचपिच हो जाती है कि देख के ये लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कितना सारा कुछ दिया है, कैसे हम पढ़ेंगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो यहाँ का था वो मैंने अभी पीछे जो स्लाइड बनाई थी उसमें बताया, बाकी यहाँ पे इसी प्रकार से जो यहाँ का है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ये गंगा नदी आ रही थी, ठीक है, ये यहाँ से दो धाराओं में वितरित हुई, ठीक है, एक हुगली दूसरी पद्मा। पद्मा में एक और नदी आई जमुना, क्या नाम है, जमुना। याद रखिएगा ये जमुना कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये जब बांग्लादेश में आई तो इसका नाम बदल गया, जमुना हो गया, ठीक है। अब जमुना में ही एक और नदी आई, कौन सी, ये दोनों नदियां मिली और चली आगे, तब इसमें एक और नदी मिली आकर के, उसका नाम क्या है, मेघना। जब ये तीनों धाराएं एक बनकर के चलने लगी तब इसका नाम क्या हो गया, मेघना, ठीक है। और अब ये यही मेघना जो है यही गंगा नदी का जल, मतलब गंगा नदी का जल का मतलब है कि जो पद्मा का है और जमुना का है और मेघना, इन तीनों का जल कौन गिराता है जाकर के, किस नाम से गिरता है जाकर के बंगाल की खाड़ी में, तो मेघना, ठीक है। लेकिन ये जो मेघना नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। कौन बनाता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ये तो गंगा ही है ना और ये ब्रह्मपुत्र है, तो यही दोनों नदियां गई, साथ में ये मेघना आई, तो उन्हीं के द्वारा ये डेल्टा बनाया गया। बस यहाँ पे आपको बस इतनी बात समझनी थी। अब कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे और देख लेते हैं, फिर ये गंगा नदी तंत्र समाप्त, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी तो कौन सी है, यमुना नदी, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी नदी कौन सी, सहायक नदी, सॉरी यमुना नदी। और गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, पहली सहायक नदी, पहली सहायक नदी तो कौन सी हो जाएगी, रामगंगा। और सबसे आखिरी या फिर अंतिम, सबसे अंतिम सहायक नदी तो वो कौन सी हो जाएगी, महानंदा, ठीक है। सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना हो गई, देखिए सबसे लंबी। सबसे पहली सहायक नदी तो आप ऐसे याद रखिएगा, देखो दो नदियां आई, देवप्रयाग में मिली आके, फिर सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश किया, तो हरिद्वार में, फिर हरिद्वार के आगे चली तो सबसे पहले रामगंगा ही तो मिल रही है आके गंगा नदी से। सबसे पहली सहायक नदी कौन सी हो गई, रामगंगा, ठीक है। और ऐसी कौन सी नदी है जो कि मैदानी क्षेत्र से निकल के गंगा नदी में मिलती है, तो वो कौन सी है, गोमती नदी हो गई। फिर सबसे आखिरी नदी गंगा की सबसे आखिरी सहायक नदी कौन सी है, तो वो कौन सी हो गई, महानंदा। इसके बाद तो गंगा दो धाराओं में बढ़ जाती है, तो इसलिए सबसे आखिरी सहायक नदी कौन सी है, तो महानंदा हो गई, ठीक है। अब दो और क्वेश्चन देख लीजिए, एक ये सोनमाला याद रखिएगा कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि दाएं तट से सीधा गंगा नदी से मिलती है, तो वो है सोन नदी। अब यहाँ पर देखिएगा कि एक तो ये कोसी हो गया और एक इधर दामोदर हो गया। ये जो कोसी नदी है कहाँ पर मिलती है आकर, बिहार में, और स्थान का नाम भागलपुर। ये जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रास्ते बदलने के लिए कुख्यात है। मतलब
ये आज तो इधर से जा रही है और कल को क्या है, इधर से बहने लगी, परसों क्या है, इधर से बहने लगी। तो ये रास्ते बदलने के लिए क्या है, इसकी वजह से बिहार में हर साल बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी हानि हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। दूसरी नदी यहाँ पर दी हुई है दामोदर नदी। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं गंगा के दाएं तट से और गंगा के बाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट रहता है कि हम इसमें उलझ जाते हैं कि दाएं तट से मिलने वाली रटना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम क्यों रटे, है ना, हम तो ऐसे ही याद कर लेंगे चुटकियों में। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, गंगा नदी किस साइड जा रही है, गंगा नदी तो इधर को बहती हुई जा रही है, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी जाके। तो गंगा नदी जिस साइड को अपना मुंह करके जा रही है, हम भी उस साइड को अपना मुंह कर लेंगे। ठीक है, फिर जो हमारा दाया वो गंगा का दाया, जो हमारा बाया वो गंगा का बाया हो जाएगा। तो हमारा दाया कौन सा है, ये है, तो ये गंगा का हो गया बाया, सॉरी दाया। ठीक है, और जो हमारा बाया है वो गंगा का बाया हो जाएगा। ठीक है, तो हम तो इधर को खड़े हो गए, गंगा इधर को ही जा रही, तो हमारा दाया ये तो गंगा का भी हो गया, हमारा बाया ये तो गंगा का भी बाया हो गया। ठीक है, तो अब देख सकते हैं आप दाएं से कौन सी नदियां मिलती हैं। सबसे पहले यमुना नदी मिलेगी, फिर चंबल, बेतवा, केन और इधर सोन। ठीक है, अगर बात करें बाएं की या फिर उत्तर लिख लीजिए आप, बाएं या उत्तर भी पूछ लेते हैं, उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियां, और इधर दक्षिण कर लीजिए। देखो ऐसे याद रख सकते हैं आप, दक्षिण उत्तर में भी कंफ्यूज मत होइए। दा से दाया, दा से दक्षिण, तो दाया और दक्षिण एक तरफ, बाया और उत्तर एक बात। तो इधर से नदियां तो हमने देख ली कौन सी मिलती है, यमुना, फिर चंबल, बेतवा, केन, और कौन सी मिलती है, एक सोन हो गई। ठीक है, तो इधर से याद रखना है यमुना नदी मिलेगी। ठीक है, और यमुना में कौन सी मिलती है, चंबल, बेतवा, केन। ठीक है, उसके बाद ये सोन नदी। अब हम बात करें अगर बाएं की या फिर उत्तर की, तो कौन सी नदियां मिलती हैं, सबसे पहले रामगंगा जो कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है, उसके बाद गोमती, गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, कोसी, ये तीनों नेपाल से निकलती है, और सबसे आखिरी नदी है महानंदा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस तरह से जो हमारा गंगा नदी तंत्र है वो कंप्लीट हो गया। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको मैप की सहायता से ही पढ़ें, अच्छे से याद हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।